नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात बीते ज़माने के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेताओं में गिने जाते हैं। लुभावनी मुस्कान, चंचल शरारतें और चमकदार चेहरे वाले इस हीरो की लड़कियां ज़बरदस्त दीवानी थीं। बताने वाले बताते हैं कि लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि शाहरुख खान की मौजूदा लोकप्रियता को 5 गुना कर दिया जाए। राजेश खन्ना की जिंदगी पर हाल ही में पत्रकार यासिर उस्मान ने एक किताब लिखी है, राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। इसका हिंदी अनुवाद कुछ तो लोग कहेंगे नाम से उपलब्ध है। इसमें राजेश खन्ना की निजी जिंदगी, डिंपल कपाड़िया से उनके रिश्ते और बाद के दिनों में उनका स्टारडम के धुंधलेपन को भी किस्से और भावुक कर देने वाले विश्लेषण के जरिए बयान किया गया है। काका के प्रकाशकों के लिए यह किताब मस्ट रीड है और आज भी हम आपको इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। स्टारडम एक मृग तृणा की तरह था। वो सुनहरा सा चमकता हुआ बेहद करीब नजर आता, मगर राजेश खन्ना जितना उसके पीछे भागते वो और भी दूर होता चला जाता। ये दौड़ राजेश खन्ना को हताश करती जा रही थी। ऐसे हालात में वो अपने आसपास की दीवार से खड़ी कर लेते थे, किसी को अपने करीब नहीं आने देते थे। डिंपल की करीबी रही एक मशहूर फिल्म पत्रकार ने उन दिनों में डिंपल की हालात बयां करते हुए लिखा, डिंपल की आंखों में अब इंतजार का एक उदास चाहत रहती है। वो चाहती थी कि राजेश खन्ना उनके साथ वक्त बिताएं। राजेश उनके पास नहीं होते थे तो उन्हें पाने की चाहत और बढ़ती जाती थी। डिंपल ने एक लंबा इंटरव्यू देकर अपने दिल का हाल सुनाया था। इस इंटरव्यू में आधार पर आशीर्वाद राजेश खन्ना का बंगला में गुजरते डिंपल के दिन रात की कहानी सामने आई थी। देर शाम जब राजेश खन्ना लौटते तो डिंपल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अक्सर अपने मास्टर बेडरूम के बाहर टेरेस पर दोनों साथ साथ बैठते। राजेश खन्ना न जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए एक के बाद एक सिगरेट खत्म करते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई गम खाए जा रहा है। राजेश खन्ना का आखिरी सफर, तस्वीरें, परी कथाओं जैसी शादी के बाद डिंपल राजेश की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन इस शादी में वो बराबर की भागीदारी शायद नहीं बन पाई थी। पल पल गिनती डिंपल इस उम्मीद में उनके साथ बैठती रहती, न जाने कब काका कुछ बोल पड़े। शायद वो उनसे पूछें कि वो कैसी हैं, उनका दिन कैसा बीता, या उन्हें बताएं कि वो खुद किस तनाव से गुजर रही हैं, कौन सा गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोलते, बस गहरी सोच में खोए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहते। दोनों में बातें अब बहुत कम होती थी। अब इनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था, गहरी खामोशी का रिश्ता। आखिरकार अपने सिगरेट को एस्ट्रे में डालते हुए वो डिंपल की तरफ देखते और इन पलों में डिंपलों की उम्मीद और बढ़ जाती कि अब शायद वो लम्हा आ गया जब उन दोनों में दिल की कोई बात होगी। शायद वो कुछ बताएं, मगर राजेश खन्ना बस इतना ही पूछते, बच्चों ने आज क्या किया। राजेश खन्ना के ढलते करियर के बोझ तले उनकी शादी पिसने लगी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। फिल्म मैगजीन्स में राजेश डिंपल की निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की बातें छप रही थी। एक तरह से इनके निजी रिश्तों का मीडिया ट्रायल हो रहा था। एक लेख में तो ये तक छाप दिया था कि राजेश ने डिंपल की पिटाई तक कर दी है। ऐसी खबर पहले से ही उलझे हुए राजेश डिंपल के रिश्ते पर
और ज़्यादा दबाव डाल रही थी। आखिरकार खबर आई कि राजेश खन्ना के बर्ताव से तंग आकर डिम्पल ने आशीर्वाद छोड़ दिया है और अपने पिता के घर चली गई है। डिम्पल ने बताया, फिर मैंने पापा के घर वापस जाने की गलती कर दी। मैंने जाते वक्त ये सोचा तक नहीं कि वो आखिर जगह है जहां मुझे जाना चाहिए था, खास तौर पर उस वक्त जब मेरे और काका के बीच बहुत ज़्यादा गलतफहमियां थी। मैं ट्विंकल को लेकर अपने साथ ले गई और काका के साथ बातचीत करने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए थे। यह मुद्दा मीडिया में खूब चर्चा में रहा। कयास से भी लगाए जा रहे थे कि डिम्पल फिल्मों में वापस करना चाहती हैं और दोनों के बीच लगातार होते झगड़ों की वजह भी यही थी। डिम्पल अपने पिता के घर थी और राजेश एक महीना भी आउटडोर की शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। एक महीने तक डिम्पल इस नाजुक रिश्ते की उलझनों से उलझती रहीं, घुटती रहीं। इसके बाद डिम्पल आशीर्वाद में वापस लौट आईं और राजेश खन्ना के रिश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन इस घटना के बाद डिम्पल ने खुद को बदलने और हालात से समझौते करने का फैसला कर लिया। किसी भी रिश्तों की उलझन सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है बात करना, अपने दिल का हाल बयां करना, मगर ये राजेश खन्ना का मजबूत पक्ष कभी नहीं था। डिम्पल ने तो राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते का गुबार अपने इंटरव्यू से निकाल दिया था, मगर राजेश ने कभी इस तरह का खुलकर कुछ नहीं कहा। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती कबूलते हुए माना कि उस दौर में उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार से खींच ली थी। वो डिम्पल के साथ अपने मन की कोई बात नहीं बांटते थे और इस बर्ताव ने उनके रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, अगर मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता तो वो शायद संभल पाती, लेकिन मैं अपने आप में सिमट गया। 14 महीनों के लिए मैंने अपने आसपास एक दीवार बना ली, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, नई फिल्में साइन करना छोड़ दी। हर दिन मेरा आत्मविश्वास जैसे कम होता जा रहा था। उन दिनों में मैं लगातार फिक्र में डूबा रहता और आत्महत्या के बारे में सोचता रहता था। राजेश खन्ना अपने आसपास के लोगों से कटते गए। अगर अंजू महिंद्री उनकी कामयाबी नहीं संभाल पाई थी तो डिम्पल उनकी नाकामी नहीं संभाल सकी। बाद के दिए इंटरव्यू में डिम्पल ने कबूल किया कि उनकी शादी एक सुहाग थी, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में उन्हें कई साल लग गए। शायद दिल ही दिल में वो ये मान चुकी थी कि राजेश के लिए वो सही पत्नी नहीं बन सकती। अपने इस इंटरव्यू में डिम्पल ने कहा था, काका को मुमताज से शादी करनी चाहिए थी, वो उनके लिए सही हमसफर होती। नमक हराम वो पहली फिल्म थी जिससे सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री में शक्ति संतुलन राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन की तरफ सरकने की शुरुआत हुई। खुद राजेश खन्ना भी यही सोचे थे थी। सालों बाद मूवी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, जब मैंने लिबर्टी सिनेमा में नमक हराम का ट्रायल शो देखा, मैं समझ गया कि मेरा दौर अब बीत चुका है। मैंने ऋषिदास से कहा, ये रहा कल का सुपरस्टार। लेकिन इसी दौर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। जब नमक हराम की शुरुआत हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ एक फ्लॉप स्टार। राजेश खन्ना के पास शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थी, जबकि अमिताभ के पास वक्त ही वक्त था। इसलिए अमिताभ के हिस्से की ज्यादातर शूटिंग पहले निपटा ली गई। फिल्म के राजेश जब डिस्ट्रीब्यूटर के एक ग्रुप को दिखाए गए तो उस समय फिल्म में अमिताभ बहुत ज्यादा दिख रहे थे और राजेश खन्ना बहुत कम। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस कर रही हैं। वो फ्लॉप एक्टर अमिताभ की फिल्म को खरीदने से हिचक रहे थे, मगर
ऋषिकेश मुखर्जी सीनियर फिल्मकार थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को सीधे रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे। लिहाजा कुछ सीन देखकर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के कमियां निकालने लगे। आखिर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने अमिताभ और उनके कानों को ढकने वाले हेयर स्टाइल पर निशाना साधते हुए कहा, आपका हीरो बंदर की तरह लगता है, उससे कहिए कि कम से कम ढंग से बाल तो कटवा ले, ताकि हमें पता चल सके कि उसके कान हैं भी या नहीं। इस बात पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हट पड़े। इस घटना के कुछ महीने बाद ही प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हो गई और अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में लाखों युवा की पसंद बन गई। जबकि तकरीबन इसी समय 5 फ्लॉप फिल्मों की चैट से राजेश खन्ना का स्टारडम अचानक डगमगा गया था। नमक हराम की उस वक्त शूटिंग चल रही थी। सफलता सब कुछ बदल देती है। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ का मजाक उड़ाने वाले उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर ने फ़ोन करके कहा कि फिल्म नमक हराम में अमिताभ का रोल बढ़ाया जाए। उन्होंने ये मांग की कि फिल्म के पोस्टर्स और पब्लिसिटी में अमिताभ बच्चन को भी और राजेश खन्ना के बराबर जगह दी जाए। फिल्म की प्लानिंग के वक्त अमिताभ बच्चन सह अभिनेता थे, मगर शूटिंग खत्म होते होते दौर बदल चुका था। नमक हराम में अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के बराबर खड़े हो चुके थे। अमिताभ का कान ढकने वाला हेयर स्टाइल अब फैंस स्टेटमेंट बन चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता के इस बदलाव के बारे में वह कुछ नहीं जान चुके थे, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की नई पोजीशन पर सबसे सटीक टिप्पणी शायद बम्बई के नाइयों ने की थी। फिल्म की रिलीज के बाद बम्बई के इस हेयर कटिंग सैलून के बाहर नया बोर्ड लगा चुका था और इसमें एक नई एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हवा का नया रुख पूरी तरह से बयां कर रही थी। राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपये, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपये। उस दौर के गवाह रहे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम ने बड़े दार्शनिक अंदाज में मुझे बताया, ये जो शोहरत की शराब है इसका नशा अलग है और बहुत गहरा है। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ गया है। फैंस आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स पैसा लेकर आपके पीछे घूम रहे हैं। तो दोस्त शराबें पी रहे हैं, आप ये कॉकटेल जैसे हैं। ये नशा ज़्यादा हो जाए तो भी आदमी लड़खड़ा के गिर जाएगा। सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना की ज़िंदगी में भी अचानक इस कॉकटेल की ज्यादती होने लगी थी। हर फिल्म, मैगजीन और अखबार में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह मशहूर हो गया था। एक तरह से मुंबई ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट का टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। देश भर में बम्बई आने वाले लोगों की खास मांग रहती कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज़ उनके फैंस के हज़ारों खत आते, जिसमें पते के रूप में उनके नाम के साथ सिर्फ आशीर्वाद बम्बई लिखा होता। इसमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों ने खुशबू से महकते हुए खत होते थे। शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे ऐसे खत भी थे, जिसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। खतों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख दिया था। ये शख्स थे प्रशांत कुमार राय। प्रशांत कुमार राय राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी बन गए और तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत ने मुझे बताया, फैन मेल का ढेर लगा जाता था हर दिन। काका जी अक्सर आते और पूछते कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खूब पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते, उंड की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दें लेटर, मैं क्या करूं, एक ही हो गया। मैंने खुद देखा है कि हर रोज़ 2-3 खत खून से लिखे हुए भी होते थे। खतों को जवाब में काका जी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी, ऐसा प्रशांत कुमार ने कहा। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।